आइए आगे बात करेंगे हनुमान चालीसा की, लेकिन पहले शुरू करने जा रहे हैं प्रियंका वाड्रा के एक पेंटिंग कांड की बात सबसे पहले करने जा रहे हैं। प्रियंका वाड्रा ने कैसे 2 करोड़ की पेंटिंग बेचने का दबाव बनाया एक बैंक के सह संस्थापक पर। प्रियंका वाड्रा पर यह बड़ा इल्जाम है। अगली तस्वीर दिखाइए, यह है वो पेंटिंग, यह है राजीव गांधी की पेंटिंग। ध्यान से देखिए, 2 करोड़ रुपए में इस पेंटिंग को जबरदस्ती चिपका दिया गया एक बैंक के बड़े सह संस्थापक को। यह पेंटिंग बनाई थी फिदा हुसैन साहब ने, और उनकी यह पेंटिंग जो प्रियंका वाड्रा के पास थी, उन्होंने जबरदस्ती दबाव बनाकर इस पेंटिंग को बिकवाया। प्रियंका पर क्या संगीन इल्जाम है यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। आरोप बहुत गंभीर है, इस मामले की जांच हो रही है। देखिए जरा, प्रियंका पर जो आरोप है यह मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, पेंटिंग के जरिए प्रियंका ने 2 करोड़ रुपए वसूले। कितने? 2 करोड़ रुपए। सोचिए जरा, फिदा हुसैन की बनी राजीव गांधी की पेंटिंग 2 करोड़ रुपए में बेची। प्रियंका से पेंटिंग खरीदने के लिए बाकायदा दबाव बनाया गया। सौदे के लिए राणा कपूर को मजबूर किया गया। आगे बताऊंगा राणा कपूर है कौन। राणा कपूर ने 2 करोड़ रुपए में यह पेंटिंग खरीदी। 2010 में प्रियंका से पेंटिंग का सौदा हुआ था और कांग्रेस के पूर्व सांसद ने मजबूर किया कि प्रियंका से यह पेंटिंग आपको खरीदनी ही होगी। पेंटिंग खरीदेंगे गांधी परिवार के करीब आएंगे, यानी पेंटिंग खरीदेंगे तभी गांधी परिवार के नजदीक जा सकते हैं। और सोचिए, 2010 में कांग्रेस की सरकार थी, तो सरकार के पास जाने का यही तरीका था कि प्रियंका वाड्रा की पेंटिंग खरीद लीजिए, नहीं तो पद्म भूषण सम्मान में भी दिक्कत आएगी। यानी सोचिए, उस दौर में पद्म भूषण सम्मान ऐसे मिला करते थे। ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में यह बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। राणा ने बाकायदा चेक दिया और चेक के जरिए 2 करोड़ की यह पेंटिंग खरीदी। न्यूयॉर्क में पेंटिंग से मिले पैसों का इस्तेमाल किया गया। पैसे कहां खर्च हुए? सोनिया गांधी के आरोप ये, सोनिया गांधी का इलाज उस दौरान न्यूयॉर्क में चल रहा था और प्रियंका ने थैंक यू लेटर भी लिखा बाकायदा बैंक के सह संस्थापक को। और आइए, उस थैंक यू लेटर को मैं दिखाने जा रहा हूं, वो धन्यवाद चिट्ठी, वो धन्यवाद पत्र जो प्रियंका ने लिखा। ये देखिए वो लेटर है, ये है वो चिट्ठी जो प्रियंका वाड्रा ने लिखी। लिखा है डियर श्री कपूर। नीचे देखिए ये सिग्नेचर है प्रियंका गांधी वाड्रा। ये प्रियंका, नजदीक से दिखाइए जरा, ये प्रियंका का सिग्नेचर है जो आप देख रहे हैं। प्रियंका ने इस चिट्ठी में बाकायदा हस्ताक्षर किया। आइए आपको बताता हूं इस चिट्ठी में लिखा क्या है, इसका मजमून क्या है जो प्रियंका ने लिखी थी। ये सीधे सीधे पूरे वाड्रा कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही। प्रियंका ने लिखा, देखिए चिट्ठी में वो लिखती है, मेरे पिता राजीव गांधी का पोर्ट्रेट खरीदने के लिए शुक्रिया। यह प्रियंका लिख रही है। यह पोर्ट्रेट 1985 में कांग्रेस के शताब्दी समारोह में दिया गया था। वो लिखती है, पेंटिंग के लिए 2 करोड़ के फुल पेमेंट का आपके खाते से भुगतान हुआ है। खुद स्वीकार रही है और मुझे विश्वास है कि आपको इस पेंटिंग के ऐतिहासिक महत्व का पता होगा। मैं चाहती हूं कि आप सुनिश्चित करें कि इसे उचित जगह मिले। यह प्रियंका वाड्रा ने खुद चिट्ठी लिखी है राणा कपूर को। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि राणा कपूर कौन है, उनकी भी तस्वीरें देख लीजिए। फिलहाल जेल में राणा कपूर, आपको बताऊं, ये आप देख रहे हैं राणा कपूर को। यस बैंक के को फाउंडर सह संस्थापक राणा कपूर ईडी की कस्टडी में थे। ये देखिए कस्टडी में अभी है, फिलहाल जेल में बंद है। आइए राणा कपूर के बारे में आपको पूरी इनकी क्राइम कुंडली भी बताते हैं, इनके बारे में बताते हैं। बड़े करप्शन के आरोप राणा कपूर पर है। तो यह है उनका तारुफ। यस बैंक के सह संस्थापक हैं राणा कपूर। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फिलहाल जेल में बंद हैं। मार्च 2020 से न्यायिक हिरासत में है और ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट राणा से लगातार पूछताछ कर रही है। 5000 करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी का आरोप है। 5000 करोड़ से ज्यादा। साथियों के साथ राणा ने इस पूरी धोखाधड़ी को रचा है। राणा का बैंकिंग करियर बहुत मजबूत रहा है। आपको बताऊं, अमेरिका से एमबीए की डिग्री ली है राणा कपूर ने। 1980 में बैंक ऑफ अमेरिका में मैनेजमेंट ट्रेनी रहे। 16 साल अमेरिकी बैंक में काम किया है राणा कपूर ने। 1996 में एएनजेड इन्वेस्टमेंट बैंक में कंट्री हेड थे और 2004 में रिलेटिव के साथ यस बैंक बनाया और इतना बड़ा घोटाला किया। तो आइए अब आप इस पर सियासी घमासान हो गया है क्योंकि आरोप प्रियंका वाड्रा पर लगे हैं। सुनिए जरा। अगर आपने 2 करोड़ रुपए
इस पेंटिंग को प्रियंका वाड्रा गांधी से नहीं लिया तो फिर गांधी परिवार का कहर आप पे बरसेगा। और डर के साथ साथ बहुत दुख का विषय है कि उनको लुभाने के लिए कहा जाता है कि अगर आप ले लेते हैं तो पद्म भूषण आपको दे दिया जाएगा। इसका जवाब तो वाड्रास को देना पड़ेगा। वो रॉबर्ट वाड्रा थे, प्रियंका वाड्रा थे, या गांधीज दें, राहुल गांधी और सोनिया गांधी दें कि किस प्रकार सत्ता का इस्तेमाल पैसा कमाने के लिए किया जाता रहा है। किसी व्यक्ति ने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं और ये पहली बार नहीं, कांग्रेस के नेताओं पर बार बार, पार्टी और परिवार पर कई बार इस तरह के गंभीर आरोप भी लगे हैं। बहुत सारे लोग बेल पर भी हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि एक मात्र आरोप नहीं, इसके पीछे किस तरह से तो कांग्रेस को अब जवाब देते नहीं बन रहा है कि आखिर इन आरोपों का जवाब कैसे दें। बहरहाल आज की अगली एक और बड़ी खबर है और खबर महाराष्ट्र से। हनुमान पाठ पर आखिर राजद्रोह क्यों? यह सिर्फ यहीं तक सीमित होता तो अलग बात थी। अब यह मामला और आगे बढ़ चुका है। मामला इस हद तक आगे बढ़ चुका है। नवनीत को आप देख रहे हैं। नवनीत ने संगीन आरोप लगाए हैं कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, बूंद बूंद पानी के लिए तरसाया जा रहा है। नवनीत की चिट्ठी दिखाइए जरा अगली। नवनीत ने ये देखिए चिट्ठी लिखी है बाकायदा। नवनीत राणा जेल में है और उन्होंने चिट्ठी लिखी है बाकायदा। चिट्ठी किसी लिखी है ये बताएंगे, लेकिन इस चिट्ठी में लिखा है कि उन्हें पानी तक नहीं दिया जा रहा है। इस हालत में है वो। देखिए जरा इस चिट्ठी में क्या लिखा है, उन्होंने क्या कहना चाह रही है वो, और जो आरोप लगाए हैं वो हिला देने वाले, क्योंकि हनुमान चालीसा के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई। नवनीत ने लिखा है 23 अप्रैल की रात पुलिस स्टेशन में गुजारनी पड़ी उन्हें। 23 अप्रैल को खार पुलिस स्टेशन में बदसलूकी का आरोप लगाया नवनीत राणा ने। पुलिस स्टेशन में पीने का पानी तक नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, रात में पानी की मांग की लेकिन पानी नहीं दिया गया। सोचिए जरा, नवनीत राणा का महाराष्ट्र पुलिस पर यह गंभीर आरोप है। जाति की वजह से स्टाफ ने ग्लास नहीं दिया उन्हें, उनकी जाति की वजह से ग्लास पानी नहीं दिया। अनुसूचित जाति को नहीं दे सकते अपना गिलास, यह पुलिस का कहना है। नवनीत ने आरोप लगाए हैं। मूल अधिकारों से वंचित रखने का आरोप लगाया है नवनीत ने। पुलिस स्टाफ ने बाथरूम तक नहीं जाने दिया। सोचिए किस तरह से प्रताड़ित किया गया। बाथरूम जाने की मांग पर गाली दी गई नवनीत को, नीची जाति का बताकर नहीं जाने दिया गया। लोकसभा स्पीकर को बाकायदा एक चिट्ठी लिखी जिसमें उनका यह दर्द छलका है। लोकसभा स्पीकर को लिखा उन्होंने चिट्ठी पर। लोकसभा सचिवालय ने बाकायदा रिपोर्ट तलब कर ली है। जो लिखा है नवनीत ने, लोकसभा सचिवालय ने 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है इस मामले में। तो आइए सवाल यह है कि नवनीत आखिर जिस हालात से गुजर रही है इस स्थिति में कभी नहीं थी। नवनीत दरअसल फिल्मी दुनिया में रहा करती थी, मॉडलिंग की दुनिया में रहा करती थी सियासत में आने से पहले। सियासत में आने के बाद इस हालात में पहुंच गई हैं कि जेल जाने तक के नौबत आ गए। ये नवनीत की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। नवनीत के बारे में आइए अब आपको बताता हूं। बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं, तो पूरा तारुफ मैं आपको बताने जा रहा हूं क्योंकि अब से पहले उनके बारे में लोगों को जानकारी कम थी। हनुमान चालीसा को लेकर चर्चा के केंद्र में आई नवनीत राणा का मॉडलिंग से लेकर सियासत तक का सफर बेहद शानदार रहा है। अमरावती की सांसद नवनीत राणा राजनीति में आने से पहले अभिनय की दुनिया में नाम कमा रही थी। उन्होंने पढ़ाई छोड़कर मॉडलिंग में अपना करियर शुरू किया। अपनी एक्टिंग के दौरान नवनीत अपने बोल्ड अंदाज के लिए भी चर्चित रही थी। उनका एक बोल्ड फोटोशूट भी काफी सुर्खियों में रहा था। नवनीत ने 2005 में बॉलीवुड फिल्म चेतना द एक्साइटमेंट में काम किया, जिसमें उनके साथ अभिनेत्री पायल रोहतगी भी थी। यह फिल्म भी काफी चर्चा में रही लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा सकी थी। आपको बताऊं, करीना कपूर की फिल्म चमेली के जो तेलुगु रीमेक में भी नवनीत राणा ने काम किया था। नवनीत राणा की जाति को लेकर पहले भी विवाद हो चुका है और अब हनुमान चालीसा विवाद के बाद एक बार फिर फर्जी प्रमाण पत्र का मुद्दा उठने लगा है। 2011 में नवनीत की शादी रवि राणा के साथ हुई और इसके 3 साल बाद नवनीत राणा ने राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई। 2014 में उन्होंने एनसीपी के टिकट से अमरावती से लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन वो हार गई थी। आइए मैं आपको दिखाता हूं नवनीत राणा के बारे में जो बात आप नहीं जानते हैं। अभी तो फिलहाल सियासत की दुनिया में जो विवाद उनके साथ जुड़ा है उसके जरिए आप उन्हें जान रहे हैं, लेकिन ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं नवनीत राणा के बारे में आपको बताऊं। नवनीत का जन्म पंजाबी परिवार में हुआ
और नवनीत के जो पिता थे वो सेना में काम करते थे। 12वीं की पढ़ाई के बाद नवनीत ने मॉडलिंग में एंट्री की और 6 म्यूजिक वीडियोस में नवनीत ने काम किया है। तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में भी नवनीत ने काम किया है। कन्नड़ फिल्म दर्शन से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। डेब्यू फिल्म थी उनकी। 3 फरवरी 2011 को रवि राणा के साथ शादी की। शादी के बाद अपना नाम नवनीत राणा किया और पहले यानी शादी से पहले उनका नाम नवनीत कौर था। नवनीत 8 भाषाओं की जानकार हैं, ये उनका तारुफ। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं। नवनीत खुद भी फिल्मी दुनिया से जुड़ी रही है। उनका एक डायलॉग सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है, जरा सुनिए। नाम सुन के क्या लगा? फ्लावर है? फ्लावर नहीं, फायर है। क्या? फायर। नवनीत नाम सुन के क्या लगा? फ्लावर है? फ्लावर नहीं, फायर है। क्या? फायर। नवनीत नाम सुन के क्या लगा? फ्लावर है? फ्लावर नहीं, फायर है। क्या? फायर। नवनीत नाम सुन के क्या लगा? फ्लावर है? फ्लावर नहीं, फायर है। क्या? फायर। तो नवनीत का यह अंदाज भी आपने देखा, लेकिन नवनीत इस वक्त जेल में है। जेल की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये नवनीत राणा को जिस वक्त जेल लेकर जाया गया, बायकला जेल, मुंबई की बायकला जेल में नवनीत हैं और उनके पति को दूसरे जेल में रखा गया। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यानी रवि राणा, उनके पति रवि राणा को तलोजा जेल ले जाया गया। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। उन्हें तलोजा जेल में रखा गया है। रात को ही उन्हें शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन इस बीच आपको बताऊं कि राजद्रोह का जो आरोप लगा हनुमान चालीसा को लेकर, इस मामले में आज कोर्ट में अपील की रवि राणा के वकील ने। कोर्ट में क्या हुआ यह मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिए जरा। आज राजद्रोह के मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई। रवि राणा के जो वकील है रिजवान मर्चेंट, उन्होंने कहा दूसरी एफआईआर को रद्द करने की मैं मांग करता हूं। कोर्ट से कहा दूसरी एफआईआर पर पुलिस कोई कार्रवाई न करे। उनका कहना था राणा दंपत्ति को दरअसल 22 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया। दूसरी एफआईआर गिरफ्तारी के बाद रात 2 बजे दर्ज की गई और राजद्रोह का केस जोड़ दिया गया। इसके आगे उन्होंने कहा पहली एफआईआर में 124A आखिर क्यों नहीं जोड़ा गया? दूसरी एफआईआर में इसे क्यों जोड़ा गया? इसे वो खारिज कराना चाहते थे। अगर 124A जोड़ा गया तो 353 क्यों नहीं? पूरा मामला हनुमान चालीसा पाठ को लेकर है। सीएम आवास पर चालीसा पाठ होना था। दरअसल रिमांड के दौरान धारा 124A जोड़ दी गई। उन्होंने सिर्फ प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर यह धारा जोड़ी है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आशंका जताई गई थी। लेकिन इन दलीलों के बाद कोर्ट ने क्या कहा, जरा देखिए ध्यान से। कोर्ट ने कहा अदालत याचिका को खारिज करती है। जनप्रतिनिधि से जिम्मेदारी से व्यवहार की उम्मीद होती है। अदालत ने कहा, हाईकोर्ट ने, ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। दूसरी एफआईआर पर कार्रवाई से 72 घंटे पहले नोटिस देना होगा। कोर्ट में यह हुआ। आइए अब आपको सुनवाने जा रहा हूं कोर्ट से बाहर आने के बाद रिजवान मर्चेंट ने क्या कहा और प्रदीप घरत जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा। आज का पिटीशन खारिज किया गया तो उसमें उनके खिलाफ बहुत सारी बातें आई है जो बेल में उनके खिलाफ जा सकती है, ऐसा उनको लगा। तो इसके लिए उन्होंने कोर्ट को प्रेयर की कि यह हमारे खिलाफ ना जाए, एक कंसिडरेशन में ना लिए जाए। जो कुछ हो जाएगा उसके बाद में जो ऑर्डर होगी वो सही है या गलत है उस पर डिसाइड हो जाएगा। ऑर्डर सही है तो चैलेंज करने का सवाल ही नहीं आता। I am going to be waiting for his lordship's orders. Once the order comes, we will go through the order and then we will decide after taking instructions from the accused. तो हनुमान चालीसा पर घमासान लगातार जारी है। सियासत भी फुल हो रही है। आज महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सामने आए और हनुमान चालीसा को लेकर युद्ध चल रहा है तो खुद भी उन्होंने आज हनुमान चालीसा पढ़ी। सुनिए जरा देवेंद्र फडणवीस को, सुनाइए। एक विधायक इंडिपेंडेंट और एक सांसद इंडिपेंडेंट, ये लोग इतना ही अनाउंस करते हैं कि मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान के सामने जाकर हम हनुमान चालीसा बोलेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय कपीसति लोक उजागर,
रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथे ध्वज बजा विराजे कांधे मुंज जनेऊ साजे संकट सुवर्ण केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी चातुर राम काज करिबे कातुर पूर्ण मुंडन लावाम चलो। और आइए, इधर हनुमान चालीसा को लेकर बवाल चल रहा है, उधर शिवसेना के मुखपत्र सामना में क्या कुछ लिखा गया है ये आपको बताता हूं। सामना में लिखा गया है बाकायदा महाराष्ट्र में हिंदुत्व का जोर है। सामना में लिखा गया, इसे मूव करेंगे क्योंकि उद्धव ठाकरे राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं। हनुमान चालीसा पर कहीं किसी ने रोक नहीं लगाई है। मातोश्री पर हनुमान चालीसा पाठ का हट क्यों? ये राणा कौन है? इनमें इतना अहंकार कहां से आया? आगे लिखा, नवनीत राणा हनुमान चालीसा पर राजनीति कर रही हैं। राणा दंपत्ति की गिरफ्तारी से बीजेपी बौखला गई है। बीजेपी पर हमला किया शिवसेना ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं पूरा दिन हाई वोल्टेज ड्रामा, पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आते रहे हनुमान चालीसा को लेकर। सुनिए जरा। अगर हनुमान चालीसा बोलना ये देशद्रोह होगा, ये राजद्रोह होगा, तो हम में से हर व्यक्ति ये राजद्रोह करेगा। हम सारे के सारे हनुमान चालीसा बोलेंगे और अगर सरकार में हिम्मत है तो सरकार हमारे ऊपर राजद्रोह का गुनाह लगाकर दिखाए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अब प्रवक्ता बन गए हैं एक इंडिपेंडेंट एमपी और एमएलए के लिए। वो इंडिपेंडेंट एमपी जो 2019 में उन्होंने प्रोटेस्ट बकायदा वीडियो रिकॉर्ड करके जारी किया था कि उनको जय श्री राम के नारों से आपत्ति है, उनके तो ये प्रवक्ता बनकर रहेगा। सत्ता की लालसा इस कदर होना, ये मुझे लगता है कि सारे सामाजिक दृष्टिकोण को जो है आहत कर गई है वहाँ के। और ऐसी परिस्थिति में जो कुछ भी निर्णय वहाँ पर किए जा रहे हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और दुर्भाग्यपूर्ण के साथ साथ में अनफॉर्चुनेट है कि जो उनकी तौर तरीका काम करने का है उससे बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत हुई। हनुमान चालीसा पढ़ने पर इन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा तो लोग समझ रहे हैं, लोग जान रहे हैं और ये ज़्यादा देर चलने वाले नहीं हैं। और ये समझना चाहिए कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं सोची समझी रणनीति के तहत इस देश में तमाम सारे विपक्षी जो कि इस देश का इस्लामीकरण करना चाहते हैं, ये उन जैसे लोगों के कारण से ऐसा हो रहा है। मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। और ये नवनीत राणा की मांग थी कि वो मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, लेकिन इसके उलट एनसीपी के एक नेता जिन्होंने थाना तस्वीर दिखाई है, उनका विजुअल दिखाइए फहमीदा का, कैम 2 से बनाइए फ्रेम, ये फहमीदा का विजुअल है। ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये है फहमीदा जिन्होंने कहा है, जिनका कहना है कि ये प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती हैं, नमाज पढ़ना चाहती हैं। बाकायदा चिट्ठी भी लिखी है फहमीदा ने। सुनिए जरा फहमीदा क्या कह रही हैं। मी 23 एप्रिल 2022 रोजी आपले देशाचे गृहमंत्री अमित शाहजी मोठ्या भाईला मी एक पत्र लिहिलेलं आहे की मला आपले प्रधानमंत्री देशाचे आदरणीय नरेंद्र मोदीजीला त्यांचे निवासस्थानाचे बाहेर येऊन मला सर्वधर्मी प्रार्थना करायची आहे। और आइए अब आपको बताने जा रहा हूं, इस पूरे हंगामे के बीच एक शख्स जो हमले का शिकार हुआ वो है किरीट सोमैया। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। किरीट सोमैया बहुत गुस्से में है उन पर जो हमला हुआ। उसके बाद अगली तस्वीर दिखाइए, किरीट सोमैया दिल्ली कूच कर चुके। आज डेलीगेशन बाकायदा दिल्ली पहुंचा, गृह राज्य मंत्री से मिला, चीफ सेक्रेटरी से मिला। ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, किरीट सोमैया बाकायदा बड़ा एक्शन चाहते हैं जो उन पर हमला हुआ। क्या कुछ कहा उन्होंने, आज सुनिए जरा। क्या हो गया महाराष्ट्र में? किसी को यहां थोड़ा खून आ गया है, हाँ, तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भाग बचाइए। तो यहां से भागेंगे 4-5 लोग पकड़कर, दिल्ली में उठेंगे, महाराष्ट्र को बदनाम करेंगे। ये तमाशा बना रखा है लोगों ने। नित्यानंद राय जी ने हमें यह भी आश्वस्त किया है कि इस संदर्भ में वो जल्द से जल्द रिपोर्ट मंगाएंगे या फिर आवश्यकता पड़ी तो गृह मंत्रालय के कोई अधिकारी महाराष्ट्र सरकार
या महाराष्ट्र में जाकर स्थिति का अध्ययन कर वो जल्द से जल्द रिपोर्ट सुपुर्द करेंगे। पुलिस भी सरकार के साथ मिलकर हमारे ऊपर हमला करेगी तो ये समझ लेना चाहिए कि केरल में और बंगाल में हमारे सैकड़ों लोग मार दिए, फिर भी हमारा आवाज कोई दबा नहीं पाए। हम चुप नहीं बैठे, हम संघर्ष करें। तो महाराष्ट्र है, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है और यहाँ हमारी ताकत भी उतनी है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर सीधे महाराष्ट्र से ही है। जी हां, लाउड स्पीकर पर घमासान हो रहा है पूरे देश में और तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। आज एक बड़ी बैठक हुई लाउड स्पीकर को लेकर, फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें लीजिए। यह बड़ी बैठक थी कि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर बचेगा या महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर बंद हो जाएंगे। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर की आवाज कम होगी। सरकार के बड़े बड़े मंत्री, ऑल पार्टी मीटिंग थी यानी सर्वदलीय बैठक। इस बैठक में तमाम बड़े नेता मौजूद थे लाउड स्पीकर पर बात करने के लिए। आइए आपको बताने जा रहा हूं। ये देखिए जरा, ये मीटिंग की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था और देखिए क्या हुआ। लाउड स्पीकर पर ये बड़ी बैठक हुई महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र सरकार ने बुलाई थी ऑल पार्टी मीटिंग, सर्वदलीय बैठक। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने इस बैठक की अध्यक्षता की। आदित्य ठाकरे भी इस बैठक में शामिल हुए और राज ठाकरे बैठक में शामिल नहीं हुए। राज ठाकरे ने कहा था 3 मई तक लाउड स्पीकर उतर जाए पूरे महाराष्ट्र से, लेकिन वो खुद इस बैठक में नहीं आए। उन्होंने अपने 3 नेताओं को, मनसे के 3 नेताओं को इस बैठक में भेजा। देवेंद्र फडणवीस भी बैठक में शामिल नहीं हुए और बीजेपी ने बैठक का दरअसल बहिष्कार किया था। देश में एक नियम बनाने की मांग की गई है बीजेपी की तरफ से। एक डेलीगेशन का गठन किया गया, प्रतिनिधिमंडल का गठन किया गया है। वो इस पर फैसले लेगा। केंद्र के साथ समाधान निकालने पर चर्चा होगी। इस सर्वदलीय बैठक में फैसला हुआ। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या कहा बीजेपी ने, क्यों इस बैठक का बहिष्कार किया। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सुनिए और बाकी नेता जो इस बैठक में शामिल थे, लाउड स्पीकर को लेकर क्या बात हुई, लाउड स्पीकर पर क्या एक्शन होगा, सुनिए जरा। आज महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने जो बैठक बुलाई थी, उस बैठक में न जाने का फैसला, उस पर बहिष्कार करने का फैसला हमने किया। विरोधी पार्टी के लोगों को जान से मारने की हरकत की गई, प्रयास किया गया। इसके बाद संवाद के लिए जगह कहां बचती है। हमारा तो मानना यह है कि हिटलर शाही से संघर्ष होता है, संवाद नहीं होता। तो सामाजिक सलोखा जो है वो रहना चाहिए। किसी भी सूरत में सामाजिक तनाव नहीं होना चाहिए। कोई भी फैसला करते वक्त सामाजिक जो सलोखा है राज्य में, उसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बिल्कुल इसमें पॉलिटिक्स नहीं है, ये सामाजिक विषय है। सामाजिक विषय के दायरे में रह के लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के तहत जाने का निर्णय हो चुका है। तो हमने भी ये रखा कि भाई क्यों, रमजान का महीना चल रहा है, सुकून से चलने दो, सब चीज सुकून से चल रहा है। हमको सबको मिलजुल के रहना चाहिए। संविधान का, कायदे कानून का पालन होना चाहिए और रूल ऑफ लॉ एप्लीकेबल होना चाहिए सबके ऊपर। और आइए अब आपको बताने जा रहा हूं मैं कि आखिर महाराष्ट्र में क्या नियम पहले से लागू हैं, क्या दिशा निर्देश पहले से लागू हैं। देखिए जरा, तो महाराष्ट्र में जो नियम लागू हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। लाउड स्पीकर को लेकर महाराष्ट्र में पहले से सख्ती है। दरअसल बिना इजाजत लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगी हुई है। धार्मिक स्थल में लाउड स्पीकर पर इजाजत जरूरी है, परमिशन लेना होगा धार्मिक स्थल पर। नासिक के कमिश्नर ने एक आदेश जारी किया। नासिक में एक अलग आदेश, अजान के वक्त हनुमान चालीसा पाठ पर रोक है। साथ ही साथ स्पीकर लगाने के लिए लिखित आवेदन देना होगा कि आपको स्पीकर लगाना है। आदेश का उल्लंघन करने पर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। 4 महीने से 1 साल की सजा संभव है। यह महाराष्ट्र में पहले से यह रूल लागू है। आइए, लेकिन इसके उलट मैं आपको बताऊं, इसके उलट उत्तर प्रदेश में दूसरी तस्वीर है। योगी आदित्यनाथ, बाकी राज्यों में बैठकें चल रही हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला किया उसके बाद से अब लाउड स्पीकर उतरने शुरू हो गए। जी हां, उत्तर प्रदेश की तस्वीर यह है कि अब यूपी में एक्शन शुरू हो गया है लाउड स्पीकर पर। तो 2 अलग अलग तस्वीरें, एक महाराष्ट्र से और एक यूपी से। महाराष्ट्र में एक तरफ लाउड स्पीकर पर सियासत लाउड है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में इसी विवाद पर कोई तू-तू मैं नहीं हो रही।
योगी सरकार ने लाउडस्पीकर पर जो नए नियम बनाए हैं उसका पालन मंदिर और मस्जिद में बिना किसी विरोध के हो रहा है। आपको बताऊं कि योगी के दिशा निर्देश के हिसाब से लाउडस्पीकर की आवाज कम की गई, सभी धार्मिक स्थलों पर नियम लागू हो गया, मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे पर इसका असर हुआ, आवास परिसर से बाहर न जाने का आदेश दिया गया, बिना इजाजत शोभा यात्रा पर पाबंदी लगाई गई है, धार्मिक जुलूस के लिए भी इजाजत जरूरी है। आपको बताऊं योगी सरकार के इस फैसले के बाद गोरक्षनाथ मंदिर में लाउडस्पीकर की आवाज कम कर दी गई है। यानी जहां के खुद योगी आदित्यनाथ महंत हैं, सीएम योगी खुद गोरक्षनाथ पीठ के महंत हैं और यही वजह है कि गोरक्षनाथ मंदिर प्रशासन ने लाउडस्पीकर की आवाज को कम कर एक संदेश देने की कोशिश की है जिससे तमाम तरह के विवाद और विरोध को छोड़कर लोग नियमों का पालन करें। गोरक्षनाथ मंदिर के बाद अब श्री कृष्ण जन्म स्थान में भी लाउडस्पीकर को कम कर दिया गया। मथुरा के ही शाही ईदगाह ने भी नियम का पालन कर लाउडस्पीकर हटा दिए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई जिलों में धार्मिक स्थानों ने अपने आप योगी सरकार के नियम का पालन शुरू कर दिया है। तो यूपी से एक अच्छी पहल है ये, लेकिन आपको बताऊं बाकायदा ये अब राज्य सरकारें लागू कर रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बहुत पहले से दिए गए इस तरह के गाइडलाइंस हैं कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कैसे करना है, खुद ये नियम बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है देखिए लाउडस्पीकर पर। जुलाई 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लाउडस्पीकर का इस्तेमाल सीमित किया गया, इसे सीमित दायरे में रखा जाए, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इस पर पाबंदी हो। साइलेंट जोन में लाउडस्पीकर बजाना बैन हो पूरी तरह से। ध्वनि प्रदूषण का सेहत पर सीधा असर पड़ता है। नियम तोड़ने पर 5 साल तक की जेल होगी, 1 लाख का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और अक्टूबर 2005 में सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला आ गया। पर्व में मध्य रात्रि तक लाउडस्पीकर पर छूट दी गई, आधी रात तक, सिर्फ त्योहारों में। साल में सिर्फ 15 दिन के लिए यह छूट दी गई है। और अगस्त 2016 में बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आया, लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कोई मौलिक अधिकार नहीं है। मई 2020 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया इससे जुड़ा, लाउडस्पीकर से अजान पर पाबंदी लगाई। इस फैसले में सिर्फ इंसानी आवाज से अजान की इजाजत दी गई है इस फैसले के आधार पर। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक अगली बड़ी खबर आपकी है वो कि अब तक बात हो गई हनुमान चालीसा की, लाउडस्पीकर की, और अब हिजाब के बाद बाइबल पर बवाल शुरू हो गया। जी हां, कर्नाटक में पहले हिजाब पर बवाल हुआ था, आपको याद होगा। अब ये बवाल और आगे बढ़कर ये तस्वीरें सबसे ज्यादा वायरल हुई थी हिजाब पर जब बवाल हुआ। अगली तस्वीर दिखाइए, अब बवाल हुआ है बाइबल को लेकर। अगली तस्वीर में दिखा रहा हूं उस स्कूल की। ये वो स्कूल है जिसने अनिवार्य कर दिया है कि स्कूल आना है तो बाइबल तो आपको लेकर आनी होगी। और ये कहते ही कैसे बवाल खड़ा हो गया कर्नाटक में, एक और नया बवाल कि आखिर अब विरोध इस पर शुरू हो गया है कि कोई बाइबल लेकर क्यों जाएगा। देखिए जरा स्कूल का क्या कहना है, ये आपको बताने जा रहा हूं। बेंगलुरु के क्लेरेंस स्कूल का यह फरमान है और स्कूल में बाइबल लाना जरूरी कर दिया गया, अनिवार्य है। बाइबल के बिना स्कूल नहीं आएंगे आप। बाइबल पढ़ने का फरमान सुनाया गया कि आकर बाइबल पढ़नी भी है आपको। और माता पिता से स्कूल ने बाकायदा अंडरटेकिंग ली है, लिखित में लिया है माता पिता से। स्कूली फरमान के विरोध में हिंदू संगठन है। स्कूलों में गैर ईसाई छात्र छात्राएं भी पढ़ते हैं, यही सबसे बड़ा विवाद की वजह है। जो गैर ईसाई हैं उनका कहना है वो क्यों बाइबल पढ़ें। जबरन बाइबल पढ़ाई जाने का आरोप लगाया गया है, एजुकेशन एक्ट का उल्लंघन बताया गया है। स्कूल पवित्र ग्रंथ से अच्छी बातें मिलती हैं, स्कूल का तर्क यह है, इसलिए बाइबल पढ़नी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कैसे बाकायदा हस्ताक्षर करवाए गए हैं मां बाप से जिनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही कर्नाटक में हिजाब को लेकर जमकर हंगामा हुआ। उडुपी से शुरू हुआ विवाद कर्नाटक हाईकोर्ट तक पहुंच गया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 74 दिन की सुनवाई के बाद अपने फैसले में कहा कि स्कूलों में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। फिलहाल यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन अब एक बार फिर कर्नाटक में नया मामला तूल पकड़ रहा है। बाइबल पर स्कूल का तुगलकी फरमान के खिलाफ हिंदू संगठन मोर्चा संभाल रहे हैं। आरोप है कि स्कूल ने बाकायदा पेरेंट्स से, मां बाप से बच्चों के बाइबल लाने पर अंडरटेकिंग ली है कि आपका बच्चा बाइबल के बिना स्कूल नहीं आएगा, जिसके कॉलम 11 में लिखा है कि पेरेंट्स इसकी पुष्टि करते हैं
कि बच्चा अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए मॉर्निंग असेंबली और स्क्रिप्चर क्लास सहित अन्य क्लासेस में भाग लेगा। स्कूल में पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबल की शिक्षा पर कोई आपत्ति नहीं करेगा। यह अंडरटेकिंग स्कूल की तरफ से ली गई है। आइए अब आपको सुनवाते हैं, बाकायदा हिंदू संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, उनका क्या तर्क है, सुनिए जरा। रिचर्ड रोड में जो क्लैरेंस हाई स्कूल है, यहाँ जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उनके लिए बाइबल कैरी करना, बाइबल पढ़ना, बाइबल शिक्षण कंपलसरी बनाया है। ये जो नॉन क्रिश्चियन स्टूडेंट वहाँ बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए ज़बरदस्ती एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का शिक्षा लेना, बाइबल पढ़ना, बाइबल सीखना, बाइबल कैरी करना, उनके ऊपर धार्मिक राइट्स का हरण का एक कॉन्स्पिरेसी है और बच्चों का जो एक्ट है वो भी वायलेशन हो रहा है। इसके लिए इसके संदर्भ में हमने ऑब्जेक्शन उठाया, वहाँ से बहुत सारे पेरेंट्स भी ऑब्जेक्शन उठाया। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर जल्दी से आपको बताऊं, पाकिस्तान में घुसकर मारेगा तालिबान। यह धमकी दी है तालिबान ने पाकिस्तान को, यानी पाकिस्तान और तालिबान अफगानिस्तान आमने सामने। क्या धमकी दी है, क्या कह रहा है तालिबान पाकिस्तान को, देखिए जरा। तालिबान का कहना है, पाकिस्तान का कहना है अफगानिस्तान में घुसकर पाक का हमला, यानी अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने घुसकर हमला किया। दूसरी बार पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दिए। अफगानिस्तान के 2 इलाकों पर हमला किया है। तालिबानियों ने पाकिस्तान को इसका जवाब दिया और एंटी एयरक्राफ्ट गन से बाकायदा पलटवार किया पाकिस्तान पर। फायरिंग के बाद पाकिस्तानी जो लड़ाकू विमान थे जो अफगानिस्तान में घुसे वो सब वापस भागे। पाकिस्तानी हमले में कई नागरिक घायल हो गए हैं, आपको बताऊं, और यह दावा पाकिस्तानी पत्रकार ने किया है। हमले पर तालिबानी रक्षा मंत्री ने बाकायदा धमकी दी है, तालिबान ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं करेगा। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।